इतिहास की एक खास जानकारी के साथ हम आज एक नए वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। भारत की जन आवाज़ के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ईरान के उस इतिहास के बारे में बताएंगे जो कहा जाता है कि कभी यहाँ हिंदू सभ्यता भी रहा करती थी। तो क्या ईरान कभी हिंदू देश भी हुआ करता था? जानिए ईरान के उस इतिहास से जहाँ हिंदू सभ्यताओं की झलक भी देखने को मिली। पुरातत्व विभाग में ऐसे कई तत्व भी मिले जहां सूर्य, शिव और सिंह की पूजा का प्रमाण मिला है। इसी के साथ देखेंगे ईरान में किस तरह से इस्लामीकरण के साम्राज्य की स्थापना हुई। हमारे इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। आपको ईरान की कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे ताकि आप भी एक नए जनरल नॉलेज के साथ अपने दोस्तों के साथ एक नई जानकारी शेयर और साझा कर सकें। तो दोस्तों बताएं, ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस महान ने हकामनी साम्राज्य की स्थापना की, जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस साम्राज्य को परास्त कर दिया और यूनानी राज के बाद इस पर पहलवी तथा सासानी साम्राज्यों का राज रहा। अब इसके बाद यहाँ अरब मुसलमानों ने 7वीं सदी ईस्वी में इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और इसका इस्लामीकरण किया। आगे चलकर यह इस्लामी संस्कृति और शिक्षा का एक केंद्र बन गया। इसकी कला, साहित्य, दर्शन और वास्तुकला इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान शुरुआत हुई। यहाँ से एक इस्लाम देश की और सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है और ये पूरे दुनिया में और उससे आगे भी फैल गई। तुर्क और मंगोल शासन के बाद 15वीं शताब्दी में ईरान फिर से एकजुट हुआ। 19वीं सदी तक इसने काफ़ी ज़मीन अपनी खो दी थी। 1953 के तख्ता पलट ने निरंकुश शासक मोहम्मद रजा पहलवी को एक और ताकतवर बना दिया, जिससे दूरगामी सुधारों की एक श्रृंखला शुरू हुई। इससे इस्लामी क्रांति के बाद ईरान को 1979 में इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया गया। आज ईरान एक इस्लामी गणराज्य तथा धर्मतंत्र देश है। ईरान सरकारी मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के हनन के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए व्यापक आलोचनाओं को आकर्षित करती है। इसे सुन्नी बहुल सऊदी अरब और इजराइल का विरोधी माना जाता है। इसकी सरकार अधिकांश आधुनिक मध्य पूर्वी संघर्षों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहती है। ईरान के प्रमुख शहरों में तेहरान, इस्फहान, तबरेज, मशहद आदि जो शहर हैं जहां घनी आबादी पाई जाती है। राजधानी तेहरान में देश की 15% जनता निवास करती है। ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भर है और फारसी यहाँ की मुख्य भाषा है। फारसी लोगों के बाद अजरबैजानी, कुर्द और लुर यहाँ की सबसे बड़ी जातीय समूह हैं। अब आपको हम ये भी एक नई जानकारी दें, ईरान का प्राचीन नाम फारस कैसे पड़ा, पारसी से फारसी क्यों बोला गया। इस नाम की उत्पत्ति के पीछे एक साम्राज्य का इतिहास शामिल है। बाबिल के समय 4700 ईसा पूर्व तक पारस प्रांत इन साम्राज्यों के अधीन था। जब 550 ईस्वी में कुरोस ने पारस की सत्ता स्थापित की तो उसके बाद मिस्र से लेकर आधुनिक अफगानिस्तान तक और बुखारा से फारस की खाड़ी तक ये साम्राज्य फैलता गया। इस साम्राज्य के तहत मिस्री, अरब, यूनानी, आर्य, यहूदी तथा अन्य कई नस्ल के लोग थे। अगर सबों ने नहीं तो कम से कम यूनानियों ने राजधानी पारस के नाम पर पारसी कहना शुरू किया। इसी के नाम पर इसे पारसी साम्राज्य कहा जाने लगा। यहाँ का समुदाय प्राचीन काल में हिंदुओं की तरह सूर्य पूजक भी था। यहाँ हवन भी हुआ करते थे, लेकिन जब 7वीं सदी में इस्लाम धर्म आया तो अरबों का प्रभुत्व ईरानी क्षेत्र पर हो गया। अरबों की वर्णमाला में पे का उच्चारण नहीं होता है। उन्होंने इसे पारस के बदले फारस कहना शुरू कर दिया और भाषा पारसी के बदले फारसी बन गई। यह नाम फारसी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयोग किया जाता था। ईरान शब्द की उत्पत्ति ईरान या ईरान शब्द आर्य मूल के लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द एरियनम से लिया गया है, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। हकामनी शासकों के समय भी आर्यम तथा एयर ईयम शब्दों का ही प्रयोग हुआ करता था।
ईरानी स्रोतों से ये शब्द सबसे पहले अवेस्ता में मिलता है। अवेस्ता ईरान में आर्यों के आगमन के बाद लिखा गया था। इसमें आर्यों तथा अनार्यों के लिए कई छंद लिखे हैं। इसकी पंक्तियाँ ऋग्वेद से मेल खाती हैं। लगभग इसी समय भारत में भी आर्यों का आगमन हुआ। पहलवी शासकों ने ईरान तथा आर्यन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। बाहरी दुनिया के लिए 1935 तक फारस था। सन 1935 में रजा साहब पहलवी के नवीनीकरण कार्यों के तहत देश का नाम बदलकर फारस से ईरान कर दिया गया। इस तरह से फारस से फारसी इस्लामीकरण की यहाँ एक नई शुरुआत हुई। अब ईरान की भौगोलिक दृष्टि को समझा जाए। ईरान को पारंपरिक रूप से मध्य पूर्व का अंग माना जाता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से मध्य पूर्व के अन्य देशों से जुड़ा रहा है। अरब सागर के उत्तर तथा कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 16,48,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है। इसकी स्थल सीमा 5,440 किलोमीटर है। यह इराक से 1458 किलोमीटर, आर्मेनिया से 35, तुर्की से 499 किलोमीटर, अजरबैजान से 432, अफगानिस्तान से 936 तथा पाकिस्तान से 906 किलोमीटर के बीच स्थित है। कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगभग 740 किलोमीटर लंबी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 18वें नंबर पर आता है और यहाँ वार्षिक वर्षा की जो औसत है वो 25 सेमी है। यहाँ मुख्यतः पठारी, पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। समुद्र तल से तुलना करने पर ईरान का जो सबसे निचला स्थान है वह उत्तर में कैस्पियन सागर का तट आता है, जो 28 मीटर की ऊंचाई पर ही स्थित है, जबकि कुहू-ए-दमबंद जो कैस्पियन तट से सिर्फ 70 किलोमीटर दक्षिण में है पर सबसे ऊंची शिखर है। ईरान की अर्थव्यवस्था की ओर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित उद्योग और कृषि आधारित हैं। सन 2006 में ईरान के बजट का 45% तेल तथा प्राकृतिक गैस से मिले रकम से आया और 31% कर और चुंगियों से प्राप्त हुआ। ईरान के पास करीब 70 अरब अमेरिकी डॉलर रिजर्व में है। इसकी सालाना सकल घरेलू उत्पाद 206 अरब अमेरिकी डॉलर थी। इसकी वार्षिक विकास दर 6% है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ईरान एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है। सेवा क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा है। देश के रोजगार में 1.8% रोजगार पर्यटन के क्षेत्र में है। दोस्तों, ईरान का पर्यटन विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। वर्ष 2004 में ईरान में 16,59,000 पर्यटक आए थे। ईरान का पर्यटन से होने वाली आय देशों की सूची में 90 स्थान पर है। इसका नाम सबसे ज़्यादा पर्यटकों की दृष्टि में 10वें स्थान पर आता है। ईरान प्राकृतिक गैसों के रिजर्व भंडार की दृष्टि से ईरान विश्व का सबसे बड़ा देश है। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। दोस्तों, ईरान के बारे में अब हम जानेंगे अगली वीडियो में यहाँ किस तरह से परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हुई, किन किन देशों ने ईरान में परमाणु कार्यक्रम को लेकर के विरोध किया, आखिर ईरान में परमाणु कार्यक्रम तय होता है तो किन बड़े बड़े देशों को इससे नुकसान है। अगली वीडियो में हम इसे आपको पूरी जानकारी के साथ देंगे। इसी के साथ अगर हमारी ये वीडियो खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, वंदे भारत।